गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। आपने ग्रेजुएशन कब किया है? कब कंप्लीट हुआ आपका ग्रेजुएशन? सर मेरा ग्रेजुएशन 2012 में कंप्लीट हुआ। 2012 में कंप्लीट हुआ। क्या था Yes, सब्जेक्ट क्या था? सर पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, वेरी गुड। तो 2012 में जब आपने ग्रेजुएशन किया तो उस समय कुछ कर रही है या अभी तैयारी कर रही है? नहीं सर, उसके बाद मेरी शादी हो गई। उसके बाद मुझे पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई और मेरी बच्ची छोटी थी तो मुझे खुद के लिए उतना टाइम नहीं मिल पाता था। उसके बाद मेरी बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई, स्कूल जाने लगी। उसके बाद मैंने 2018 से अपना प्रिपरेशन शुरू किया। तो मैंने 2018 में जाके बीएड कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने एमए में अपना एडमिशन लिया। उसके बाद मैंने फर्स्ट में ही एडमिशन, मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया। और अच्छा, ये बताइए कि ईएसआई क्यों बनना चाहती है? क्या लगता है आपको यहाँ आने के बाद आप क्या करेंगे? सर मुझे इस जॉब के माध्यम से मैं जुड़ के अपने समाज, राज्य और देश के विकास में योगदान देना चाहती हूँ। अच्छा, तो किसी भी सेवा में और किसी भी कार्य के थ्रू आप राज्य की, देश की या समाज की सेवा कर सकते हैं। इसके लिए ईएसआई ही क्यों? सर इसमें आर्थिक सुरक्षा भी है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी है, प्लस इसमें नेतृत्व और चुनौतियों का अवसर प्रदान होगा। तो मुझे ये जॉब शुरू से ही पसंद था। तो जब मौका मिला तो मैंने आपको पता है कि क्या क्या कार्य करने हैं एक ईएसआई के रूप में? आपको क्या क्या कार्य करना होगा, जानकारी है? जी सर, इसके तहत मुझे चेक पोस्ट पे ड्यूटी करनी होगी, जिसके तहत हमारे 2 प्रकार के काम होंगे। एक मुझे एक्ट और नियमावली के तहत करना होगा और इसका एक व्यवहारिक पक्ष भी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बताइए कि अगर किसी व्हीकल का, एक व्यक्ति कोई गाड़ी को छुपाकर किसी परिसर में रखा हुआ है और उसका निरीक्षण करना है, तो आप क्या क्या मीजर्स अपनाएंगे निरीक्षण करने में? अगर किसी आवासीय परिसर में रखा हुआ है या आपको खबर मिली, जैसे अभी 6 बजने वाला है, 6 बज चुका है, आपको अभी खबर मिली है ना, कि कोई अनऑथराइज वाहन है जो कहीं रखा हुआ है, किसी बिल्डिंग के अंदर रखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? कैसे उसका निरीक्षण करेंगे? तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे या क्या क्या प्रोसेस अपनाएंगे? सर मैं पहले जाके उसके अच्छी तरह से तहकीकात करूंगी, उसका कागज वागज चेक करूंगी। उसके बाद मुझे लगेगा फॉल्ट तो मैं उसके लिए जो कार्रवाई होगा उसका प्रोसेस शुरू करूंगी। नहीं, अभी से 6 बज रहा है, हमने बताया अभी 6:07 हो चुके हैं और अभी आपको पता चला है, तो अभी आप क्या करेंगे, ये मेरा प्रश्न है। तो सर मैं उसी टाइम शुरू करूंगी अपना प्रोसेस। अच्छा, कंफर्म है कि आप ये लीगल होगा, सही है? सॉरी सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जनरली कोई भी इंस्पेक्शन होता है ना, और किसी दूसरे व्यक्ति के घर में जाना होता है, तो सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले ना आप वहाँ नहीं जा सकते, नॉर्मल कंडीशन, ठीक है ना? जी सर, जानकारी रखना है। सॉरी सर। अच्छा, आपने एक पढ़ा है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में, सुना है? यस सर। क्या है ये? सर प्रधानमंत्री की स्वनिधि योजना एक कल्याणकारी योजना है जो कि हमारे देश में समायोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा। सर कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हो गया था, इससे हमारे जो ठेला वाले हमारे मजदूर भाइयों की इकोनॉमिक स्थिति बहुत खराब हो गई। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए योजनाएं बनाई जो कि जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया है। इसके तहत उन्हें प्रथम चरण में 10,000, फिर 20,000 और 50,000 तक की राशि दी जाएगी, जिसके तहत वो अपना ठेले वेले का रोजगार शुरू कर पाएंगे। राशि अनुदान में दी जाएगी या लोन दी जाएगी? ऋण दी जाएगी। अच्छा, सर लोन दी जाएगी, उसके बाद वो एक लौटाना पड़ेगा और उसके तहत फिर हमारे
प्रधानमंत्री के द्वारा उनको 7% जाके प्रॉफिट उन्हीं को दिया जाएगा, लेकिन वो लौटाया जाएगा, लोन की तरह दी जाएगी सर। ये जो योजना है, आप क्या जानकारी है कि ये सक्सेसफुल रही है या फेल्योर हो गया? मतलब लोग लौटा रहे हैं ऋण लेने के बाद, या फिर ये डूब जा रहा है? तो सर कुछ लोग लौटा रहे हैं, लेकिन 100% नहीं लौटा पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए कि जब इस श्रीलंका में जो घटनाएं घटित हुई है, आपने सुना होगा? यस सर। सुना है? यस सर। जिस प्रकार से वहाँ जो स्थिति बनी है, इकोनॉमिकल क्राइसिस की स्थिति बनी है, और वहाँ के लोगों ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के आवास में घुसकर जो है ना, जो कुछ भी गतिविधियां किया, या अभी आज हमने अखबार में पढ़ा है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति का आवास पर्यटन स्थल बन गया, तो वहाँ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। आप इसको सही मानती हैं या सही नहीं मानती? सर अगर संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सही नहीं है, बट वहाँ की कंडीशन इतना बुरा हो गया है कि राष्ट्रपति को बिना इन्फॉर्म किए ऐसे ही निकल जाना और विषम परिस्थिति में अपने देश को ऐसे छोड़ देना, ये भी मैं सही नहीं मानती, क्योंकि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और पूरा जनता उसका परिवार होता है, इसलिए उसका दायित्व होता है। दूसरा प्रश्न हो गया ना, राष्ट्रपति ने क्या किया, नहीं सही या गलत, वो तो मैंने पूछा ही नहीं। तो आम जनता ने किया है ना, वो सही है या नहीं? सर लीगली तौर पे देखा जाए तो ये सही नहीं है, जनता को पेशेंस रखना चाहिए था। ठीक है, ओके। आफ्टरनून। तो आप बताइए कि आपकी हॉबी क्या क्या है? मेरी हॉबी कुकिंग करना और गाना सुनना है। कुकिंग करना और गाना सुनना है। ये मुझे बताइए कि ऐसा माना जाता है कि कुकिंग सिर्फ औरतों का काम है, ऐसा कहा जाता है ना समाज में। यस मतलब मैक्सिमम औरतें ही ये काम में करें, आपका इस पे क्या विचार है? मेरे विचार में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जॉब के लिए भी अगर लड़के लड़की दोनों कर सकते हैं तो कुकिंग केवल लड़कियों का ही दायित्व तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज तो महिला और पुरुष दोनों के मिलने से ही बनता है, एक से दो पहलू में। तो कोई भी काम में ऐसा दरमियान नहीं होना चाहिए कि ये पुरुषों के लिए महिलाओं के लिए है, जहाँ तक मेरा मानना है मैम। एकदम। कहते हैं कि जो फील्ड वर्क होता है, आज भी समाज में ये सोच चल रही है कि फील्ड वर्क में पुरुष महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा अच्छा काम करते हैं, तो इस सोच में किस तरह बदलाव लाया जा सकता है? सॉरी मैम, एक बार और बताइए। फील्ड वर्क होता है, इसमें पुरुष औरतों से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ये समाज में प्रथा चली आ रही है, ठीक है। लोगों का आज भी समाज में ये मानना है कि आदमी बाहर निकल के या हैवी वर्क ज्यादा अच्छा करते हैं औरतों से। तो इस सोच में किस तरह से बदलाव लाया जा सकता है? मैम फील्ड वर्क में औरतों के कंपेयर में आदमी ज्यादा अच्छा या जो स्ट्रांग की बात है, तो वो तो नेचुरली तौर पे जेंट्स औरतों के कंपेयर में स्ट्रांग होते हैं, तो वो तो एक निर्धारण होता है कि इतना होता है, लेकिन ये एक सोच है। वैसे भी पहले से वो इस फील्ड में उतर के काम कर रहे हैं तो ज्यादा कंफर्टेबल है, और औरतें धीरे धीरे शुरू कर रही हैं, अपना स्टार्ट कर रही हैं, तो ये मेंटलिटी समाज को चेंज करना होगा और धीरे धीरे आके एक टाइप से समानता स्थापित हो जाएगा। अच्छा, हाल ही में अभी हिमाचल प्रदेश ने एक योजना लॉन्च की है, नारी को नमन, इसके बारे में आप कुछ जानती हैं? सॉरी मैम, रिकॉल नहीं कर पा रही, पढ़े थे बट रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा कोई नहीं। ये बात बताइए मुझे कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? जी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सॉरी मैम। अच्छा, आपने बिटकॉइन का नाम सुना है? यस मैम। बिटकॉइन क्या है? मैम एक आभासी मुद्रा है। और भी कुछ? इसका मैम इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन बिटकॉइन एक आभासी मुद्रा है
और इसके तहत आगे एक योजना बनाई जा रही है हमारे देश में कि किस तरह हमारे इकोनॉमी के लिए सही रहेगा, और इसके बाद नहीं जानते हैं। तो ई-रुपए आने वाला है भारत में, ठीक है, और बिटकॉइन एक ही चीज है कि दोनों डिफरेंट है? सॉरी मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आप पॉलिटी से ऑनर्स किए हैं? यस सर। आप आर्टिकल 1 को डिफाइन करेंगे? आर्टिकल 1 में एक वर्ड है यूनियन ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ? भारत राज्यों का संघ है। भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ का क्या मतलब हुआ? मीन्स भारत संघात्मक है, जो कि पूरा राज्यों का एक देश है, संघात्मक सरकार है भारत में। तो आपने बताइए ये भारत संघ कैसे बना? भारत संघ कैसे बना? सर भारत संघ अमेरिकी संविधान संघात्मक संविधान है, जो कि संघों से मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण होता है। तो उसी को सर ये विचारधारा वो पसंद आया, और भारत भी एक संघात्मक है जो कि 28 राज्यों से मिला के बनता है। अच्छा, ये अमेरिकी संघ जो बना था, आपने जो बताया अभी, अमेरिकी संघ का जो निर्माण हुआ था जिस प्रोसेस पर, और भारत संघ का जो निर्माण हुआ है, दोनों में क्या डिफरेंट है? चलिए कोई बात नहीं है। आप हमें सर बता रही। हाँ बताइए। पूछने का टाइम सर बता रही। बताइए। वर्ल्ड में सबसे पहले संघात्मक सरकार को अपनाने वाला अमेरिका ही था। उस टाइम बहुत लंबा हिस्ट्री है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। उस समय उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में जो दास प्रथा थी, तो बाद में बहुत ज्यादा क्लेम होने लगा, तो लोगों ने मतलब टूट के बिखरने लगा अमेरिका। तो इस तरह से उत्तरी अमेरिका के लोगों ने उनको बुला के और कुछ देने के लिए, भले प्रैक्टिकली संघात्मक बना, अंदर से उतना नहीं था, बनाया गया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में बस ये संघात्मक सरकार जो कि राज्यों की शक्ति को मिला के केंद्र की शक्ति बननी चाहिए, लेकिन भारत में व्यवहारिक स्तर और वास्तविकता रूप में भी है संघात्मक सरकार, क्योंकि केंद्र में होती है शक्ति। हाँ, आपने बताया अभी कि जो अमेरिका का जो साउथ स्टेट था कुछ, वे अमेरिकी संघ से अलग होने का प्रयास किया था, अलग भी हो गया था और एक अलग संघ भी बना लिया था। क्या भारत में ऐसा हो सकता है कोई राज्य अलग होने का प्रयास करे? आप आर्टिकल 1 को पढ़े होंगे, डॉक्टर अम्बेडकर ने आपने आर्टिकल 1 को पढ़ा होगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने यूनियन ऑफ इंडिया को लिखते समय कह दिया था कि जो भारत संघ होगा वो अमेरिकी संघ की तरह नहीं होगा। भारत के किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि भारत संघ का जो निर्माण हुआ है ये यूनियन गवर्नमेंट और प्रिंसली स्टेट के बीच इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके हुआ है। हमारे यहाँ अमेरिका की तरह स्टेट के बीच एग्रीमेंट करके यूनियन नहीं बना है। यहाँ जो यूनियन बना है यूनियन गवर्नमेंट और प्रिंसली स्टेट के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके। ठीक, चलिए। यस सर, थैंक यू सर। ये जो फंडामेंटल राइट का जो प्रोविजन है, ये फंडामेंटल राइट किस तरह से व्यक्ति को आगे बढ़ने में एक फोर्स दे रहा है, एक नई दिशा दे रहा है, आप समझा सकते हैं? सर ये फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार हैं, वो मनुष्य के मौलिक राइट्स देते हैं, जिसके तहत हम अपने को इस समाज के काबिल समझते हैं। एक लीगली राइट्स है हमारा, जिसके तहत हम स्त्री पुरुष जाति वाति लिंग के आधार पे सब समानता या स्वतंत्रता फील करते हैं, कहीं भी जाके रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या 21 जो जीने का अधिकार,
ये सबसे बड़ा अपना अधिकार है। तो जहां तक कि मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा मौलिक अधिकार एक ठीक है। अच्छा, ये कहा जाता है कि भारत एक सेकुलर नेशन है, तो आप हमें ये बताइए कि भारतीय संविधान में सेकुलर नेशन को लेकर क्या क्या प्रोविजन है? आप क्वेश्चन समझ रहे हैं? सर एक बार हिंदी में बोलिए। कहा जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, समझ रहे हैं? सर ये धर्मनिरपेक्ष Yes, sir. राष्ट्र को लेकर या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र को लेकर भारत के संविधान में क्या क्या प्रोविजन किया गया है? सर आर्टिकल 25, 26, 27, 28 के तहत हमें धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार मिला है कि भारत सभी धर्मों का मिला के एक राष्ट्र है। ठीक है, ठीक है। आर्टिकल 15 में भी ऐसा कोई प्रोविजन है क्या? आर्टिकल 15 15 में भी है सर, धर्म, जाति, लिंग, भेद समानता। ठीक है। समानता। आप किस जिला से बिलोंग कर रहे हैं? जी सर, मैं बक्सर जिला से बिलोंग करती हूँ। बक्सर से हैं? ठीक जी है सर। ठीक है पिंकी। सर बेबी। आप बहुत अच्छा जवाब दे रही हैं, है ना? तो मुझे लगता है कि आपने अच्छी तैयारी की है, तो कुछ और प्रश्न किए जाएं। बिल्कुल सर। अच्छा, जब पॉलिटिकल साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया है, क्या आप बता सकती हैं कि पॉलिटिकल साइंस आखिर है क्या? इसे साइंस क्यों बोला जाता है? सर वास्तव में राजनीति शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान जो कि व्यक्ति और समाज के बीच व्यवहार का अध्ययन करता है, और साइंस भी हमारा जो टेक्नोलॉजी है, दो चीज मिला के ही उसका रिसर्च निकालता है। तो पॉलिटिकल साइंस भी एक व्यक्ति और समाज के बीच अध्ययन करता है, उसका निष्कर्ष निकालता है। तो आई थिंक सर इसी वजह से पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। अच्छा, मतलब कुछ इसमें ऐसा है कि कुछ व्यवहारिक नीतियां होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, जैसे साइंस का होता है कि उसका अपना एक मॉडल है, थ्योरी है, फैक्ट्स होता है। जी सर, मानसिक विचारधाराएं जैसे व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। इसकी अच्छा तरह बताइए कि हाँ ठीक है, आपने पॉलिटिकल साइंस में अरस्तु का नाम पढ़ा होगा, प्लेटो का पढ़ा होगा, सुकरात के बारे में पढ़ा होगा। इन तीनों के बारे में बताइए कि पहले कौन थे, बाद में कौन थे, और इनका क्या योगदान रहा है पॉलिटिकल साइंस का? सर सबसे पहले सुकरात महोदय, उसके बाद प्लेटो महोदय, उसके बाद अरस्तु महोदय। शिष्य थे उनके क्या? सर ये अरस्तु किसके शिष्य थे, किसके डिसिपल थे? सर एक बार फिर से बोलिए। मैं पूछ रहा हूँ कि अरस्तु किसके शिष्य थे या किनके विचारों से प्रभावित थे? सर प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। एक चीज और बता दीजिए कि यस सर। आजकल हम लोग गवर्नेंस के बारे में पढ़ते हैं, गवर्नेंस, सुशासन, शासन। ये गवर्नमेंट और गवर्नेंस, ये दोनों एक ही है या अलग अलग? सर आई थिंक दोनों अलग अलग है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा किए गए कार्य और उनकी गतिविधियों को ही गवर्नेंस बोलते हैं। वेरी गुड। और गुड गवर्नेंस क्या है? उनके किए गए अच्छे कार्यों का वितरण ही गुड गवर्नेंस बोलते हैं। इसकी तरह रैंकिंग वाइज क्या अच्छे कार्यों मतलब क्या है, बताइए। प्रशासन में जाके और वहाँ का जो डाटा है उसको रेशियो ज्यादा सक्सेसफुल रहा हो, उसी के तहत जो उनके द्वारा कार्य निर्धारित हो, उनकी सक्सेस रेशियो ज्यादा हो। वेरी गुड। ये बताइए कि आपने अभी अपने जीवन से क्या सीखा, जो आपका लाइफ है, आपने क्या सीखा? सर मैंने जीवन एक प्रकृति का दिया हुआ वरदान है, और इसमें आके हमको लगता है कि इसमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो भी काम है उसको हमें पूरे तन मन से करना चाहिए, और कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमें
हमें जाने के बाद भी हमारा समाज, राज्य और देश मुझे याद कर सके, या कुछ भी योगदान देना चाहिए अपने समाज के लिए। क्योंकि हमारे, मुझे लगता है कि हम ज्यादा अपने अधिकारों के प्रति ही रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारा कर्तव्य क्या है। मुझे लगता है कि अपने अधिकार के साथ कर्तव्य का भी पालन करना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत अच्छा, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ। ठीक है, थैंक यू ऐसा रहा सर, बहुत अच्छा लगता है आप लोग से बात करके। आप लोग का जो सहयोगात्मक रवैया मुझे अच्छा लगता है, और इसके साथ मुझे अपनी माइनस पॉइंट और प्लस पॉइंट दोनों पता चलती है। बहुत अच्छा जवाब दे रही हैं, डिसेंसी है ना, पर्सनालिटी इंटरव्यू के लायक बहुत बेहतर है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। और पॉलिटिकल साइंस में भी जो हमने सिंपल प्रश्न सब किए थे उसका जवाब तो है ना, तो इसको अच्छे से और देख लेना है। पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, और संविधान वाला पार्ट भी वो पूछ रहे थे हरिवंश, है ना, तो उसको भी अच्छा से देखना है। और ESI वाले में जो ट्रांसपोर्टेशन का जो रूल्स रेगुलेशन है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और बिहार मोटर वाहन, है ना, करारोपण अधिनियम 1994 और 1994 का रूल्स, करारोपण टैक्सेशन, उसको जरूर देख लेना है। एक बुकलेट तो पिंकी भेजी होगी, पिंकी एक बुकलेट व्हाट्सएप पे भेजी। बुकलेट बस मैं मॉक ही देती हूँ, तो बुकलेट तो नहीं आया मेरे पास। पिंकी एक भेज देना, भेज देगी, एक PDF है, कुछ 10-12 पेज का है, वो भेज देगी, उसमें कुछ कुछ मिलेगा, है ना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। और सर, जो हमारा मोटर वाहन एक्ट 1988 और बिहार में जो नियमावली जो बना है 1992 और करारोपण अधिनियम 1994, ये तीनों फैक्ट तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख भी लेना है, अच्छे से कर लेना है, इंटरनेट से भी देख लेना है ना। बहुत